आज हम कक्षा 10 का अध्याय 6 चल रहा था। उसके अंदर आपको बता रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक के बारे में। तो कुछ बातें बताई थी हमने, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताए थे। और प्रकार के अंदर हमने सबसे पहले संयुग्मन अभिक्रिया, और उसके बाद में अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, और मंद व तीव्र गति की अभिक्रिया, और उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं के बारे में हमने आपको बताया। अब इसके बाद में चलते हैं ऑक्सीकरण। इसके बाद में अगली जो अभिक्रिया आएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण है वह अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण है वह अपचयन। पिछली कक्षा में आपने ऑक्सीकरण को इस तरह से पढ़ा था कि ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का विस्थापन हो। इसी तरह से इसके अंदर हाइड्रोजन का योग हो और ऑक्सीजन का विस्थापन हो, अपचयन अभिक्रिया। लेकिन थोड़ा इसके अंदर अब की बार थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया अपने को क्या याद रखना है, ये जो 5 जो स्टेप बता रहा हूं ना, इनको याद करोगे तो पूरी जो ऑक्सीकरण है वो अपने को याद रहेगी। इसकी जो परिभाषा है वो याद रहेगी। क्यों कि ऑक्सीकरण है उसका उल्टा अपचयन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने को क्या बताना है कि ऑक्सीजन का योग यानी प्लस लगा दिया। ऑक्सीजन का योग क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा स्टेप हाइड्रोजन का क्या होगा? इसमें निष्कासन होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का निष्कासन, क्योंकि इनके 5 स्टेप बना रखिए। जैसे मान लो पहला जो स्टेप है ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन के आधार पर पूछेंगे तो अपने को ऑक्सीकरण अपचयन बताना है। ठीक है, तो पहला तो ऑक्सीजन के योग के आधार पर बता दिया। दूसरा बताया कि इस ऑक्सीकरण के अंदर हाइड्रोजन का क्या होता है? निष्कासन होता है। तीसरी जो स्टेप आती है कि जो ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होता है? इसके अंदर योग होता है। ऊपर वाली बात ही है क्योंकि ऑक्सीजन है वो भी ऋण विद्युतीय तत्व है, इसका क्या हो रहा है? ऊपर योग हो रहा है, तो ये भी क्या होगा? यहाँ पे योग होगा। फिर इसके बाद में ये हाइड्रोजन है, इसका क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है, तो इसके अंदर क्या लिखोगे? धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन। ठीक है, अब एक और कंडीशन आती है। ये 4 कंडीशन होगी और लास्ट बताओगे कि इलेक्ट्रॉन का त्याग है। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ये अपने को 5 स्टेप याद रखने हैं। ठीक है, लेकिन अपचयन के अंदर क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। अपचयन के अंदर इसका उल्टा बता दोगे कि ऑक्सीजन का क्या होगा? निष्कासन होगा, और इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, इसके अंदर हाइड्रोजन का योग होगा। इसके अंदर ऋण विद्युतीय तत्व का क्या लिखा है ऊपर? ऋण विद्युतीय तत्व का यहाँ पे क्या होगा? योग होगा, और यहाँ पे धन विद्युतीय तत्व का क्या होगा? निष्कासन होगा। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर त्याग हो रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का योग होगा, संयोग होगा। तो सबसे पहले जो स्टेप पढ़ेंगे, पहली जो स्टेप ये आएगी इसमें ऑक्सीजन के संयोग व
वियोजन के आधार पर अपने को ऑक्सीकरण अपचयन बताना है। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाता है ऑक्सीजन के योग व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को समझाइए, तो अपने को क्या बताना है? ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन का योग हो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। जैसे मान लो पीछे भी कई अभिक्रिया पढ़ चुके हो वहां पे, जैसे Mg है O2, ऑक्सीजन का योग हो रहा है इसके अंदर, क्या बन गया? Mg 2MgO, ठीक है, 2Mg प्लस O2 चेंजेस टू 2MgO, ये ऑक्सीजन का योग हो रहा है। इसी प्रकार से सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ में योग हो गया, क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। तो ये क्या है? ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण है। ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन के आधार पर पूछे तो ऑक्सीजन का जिसमें योग होगा वो कहलाएगी ऑक्सीकरण, ठीक है। अब इसके बाद में वियोजन के आधार पर अगर अपचयन बताना होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा अपचयन। देखो यहाँ पे जो परिभाषा बताई है ये चीज अगर समझ में आई है, इसमें हमने क्या बताया? ऑक्सीजन का योग बताया, तो अपचयन में क्या बताएंगे? ऑक्सीजन का त्याग हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर समीकरण कौन सी लिखोगे अपचयन के अंदर? कि वे अभिक्रिया जिसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन का त्याग हो, ऑक्सीजन निकलती हो। जैसे मान लो आप पहले पढ़ चुके हो अपघटनीय अभिक्रिया के अंदर, अपघटन अभिक्रिया के अंदर KClO3 चेंजेस टू KCl प्लस O2, ये अभिक्रिया इसके अंदर देखो ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन निकलेगी वो कौन सी अभिक्रिया होगी? वो अपचयन होगी। ऑक्सीजन जुड़ेगी वो ऑक्सीकरण होगी, निकलेगी वो क्या होगी? अपचयन होगी। और दूसरी ये अभिक्रिया बता सकते हो MgO चेंजेस टू 2Mg प्लस O2, ये अभिक्रिया भी कौन सी है? ये अभिक्रिया भी कौन सी है? अपचयन अभिक्रिया। तो पहला जो स्टेप हमने ये पूरा किया है कि ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन समझाना हो, तो जिसमें ऑक्सीजन का योग हो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन है वो निष्कासन हो, ये उसको क्या कहेंगे? हमें क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। तो ये दो अभिक्रिया बताइए, आप एक एक अभिक्रिया दे करके इसका एग्जांपल बता सकते हो। दूसरा जो स्टेप आएगा, इसी को बता रहा हूं। दूसरा इसके अंदर क्या बताया है? हाइड्रोजन के संयोग व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। कोई जरूरी नहीं पूरा ऑक्सीकरण अपचयन पूछे आपसे, आपको ये पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन समझाओ, तो अपने को ये पहले जो बताया था वो समझाना है। अब हाइड्रोजन के संयोग व वियोजन के आधार पर अगर ऑक्सीकरण अपचयन पूछे तो अपने को क्या बताना होगा? कि जिसके अंदर हाइड्रोजन क्या है? देखो इधर हाइड्रोजन निकलेगी, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन है वो निकलेगी, वो क्या कहलाएगी? हाइड्रोजन निकलेगी, उसके अंदर क्या कहोगे आप? ऑक्सीकरण कहोगे। और जिसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ेगी उसको क्या कहोगे? अपचयन कहोगे। तो इसका जो एग्जांपल है एथेनॉल वाला लेना है, C2CH3CH2OH, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं एथेनॉल का, तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? CH3CHO, ये एथेनॉल है, एथेनॉल, और किसमें परिवर्तित हो जाता है? एथेनेल के अंदर परिवर्तित हो जाता है प्लस H2। देखो इसकी परिभाषा, हाइड्रोजन का निष्कासन हो, देखो माइनस
H2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का निष्कासन हो उसे क्या कहोगे यहाँ पे, का निष्कासन है उसे कहोगे यहाँ पे ऑक्सीकरण। और इसका एग्जांपल ये दोगे यहाँ पे कि CH3CH2OH, ये एथेनॉल का सूत्र है, CH3CH2OH एथेनॉल का सूत्र है, और इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एथेनॉल में वो परिवर्तित हो जाता है और हाइड्रोजन है वो निष्कासित होती है। अब दूसरा, ये तो बता दिया ऑक्सीकरण, ये है ऑक्सीकरण। अब दूसरा आता है अपचयन। अपचयन, अब उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का योग होगा, हाइड्रोजन का योग होगा, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। और अपचयन का एक अच्छा जो एग्जांपल है, हमने पहले भी पढ़ा था, पहले भी ये अभिक्रिया आई थी, कई अभिक्रिया बार बार रिपीट हो रही है। ये एथीन है, CH2CH2 एथीन, एथीन है, इसका हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये एथेन के अंदर परिवर्तित हो जाता है, C2H6 CH3 ये देखो इसमें उत्प्रेरक निकल है, 473 केल्विन है और 100 एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय दाब है। देखो इसके अंदर हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, ये हाइड्रोजन का निष्कासन, और इसके अंदर हाइड्रोजन है वो जुड़ रही है। तो ये आप बात नोट करोगे, देखो ये जो 5 चीज मैंने यहाँ पे बताई थी, इसी हिसाब से अपने को चलना है। अब अगला आता है विद्युत ऋणी तत्व के संयोग व वियोजन के आधार पर। नंबर 3, विद्युत ऋणी तत्व के संयोग व वियोजन के आधार पर अपने को समझाना क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण, अब देखो, अब विद्युत ऋणी तत्व किसे कहेंगे, अब देखो ऊपर वाली है विद्युत ऋणी, ऑक्सीजन विद्युत ऋणी है। अब यहाँ पे भी मैंने प्लस लगा के लिखा है, तो विद्युत ऋणी तत्व का क्या होगा, योग होगा, संयोग होगा। विद्युत ऋणी तत्व का अगर योग होगा तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, हमें ऑक्सीकरण कहेंगे। तो विद्युत ऋणी तत्व का योग, ऑक्सीकरण में विद्युत ऋणी तत्व का क्या होगा, योग। योग होगा, इसे क्या कहोगे आप, ऑक्सीकरण। जैसे Mg मैग्नीशियम है, क्लोरीन के साथ में संयोग कर लेगा तो क्या बना लेगा, MgCl2। तो ये देखो Cl2 यानी Cl क्या है, विद्युत ऋणी तत्व है, विद्युत ऋणी तत्व का योग होगा। अब दूसरा अपचयन बताना होगा, तो अपने को क्या बताना है, अपचयन। अपचयन में इसका उल्टा हो जाएगा, विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन, विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन हो जाएगा, यानी वो निकलेगी, निष्कासन। ऑक्सीकरण है, विद्युत ऋणी तत्व का योग, इसे तो कहोगे आप ऑक्सीकरण, और विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन, निष्कासन होगा, इसे कहोगे आप अपचयन। इसका एग्जांपल आप दोगे FeCl3 प्लस H2 और FeCl2 प्लस 2HCl। ये विक्रिया अपने को याद रखनी है, FeCl3 प्लस H2 और FeCl2 और प्लस HCl। अब ऋणी तत्व का निष्कासन किस तरह से हो रहा है, देखो ये वाला जो पद है और ये वाला पद है, इसको आप ध्यान से देखो, FeCl2 है,
सॉरी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे Cl2 है, तो यहाँ पे विद्युत ऋणात्मक तत्व की कमी आ रही है। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व का क्या हो रहा है, इसके अंदर निष्कासन हो रहा है, विद्युत ऋणात्मक तत्व का निष्कासन हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। देखो विद्युत ऋणात्मक तत्व का संयोग वियोजन के आधार पर पता है, संयोग तो इसके अंदर संयोग हो रहा है, उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। अगर विद्युत ऋणात्मक तत्व का निष्कासन हो रहा है तो उसे हम अपचयन कहेंगे। ये तीसरा स्टेप हो गया। अब इसके बाद में आता है चौथा स्टेप। चौथा स्टेप क्या है, विद्युत धनी। चौथा जो स्टेप बता रहा हूं, विद्युत धनी के संयोग व वियोजन के आधार पर, वियोजन के आधार पर अपने को क्या समझाना है, ऑक्सीकरण अपचयन। सबसे पहले ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण में क्या बताओगे आप, यहां देख के बताओ, विद्युत ऋणी तत्व का योग हो रहा है और धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होगा। धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होगा, इसका Cl2 और KCl प्लस I2, ये विक्रिया बतानी है अपने। पोटेशियम आयोडाइड क्लोरीन के साथ में क्रिया करेगी, पोटेशियम क्लोराइड प्लस I2। अब इसके अंदर देखो आप यहाँ से, अब इसके अंदर धन विद्युतीय तत्व कौन सा है, यहाँ पे पोटेशियम है, इसका क्या हो रहा है, इसकी कमी हो रही है, इसका निष्कासन हो रहा है, तो ये कौन सी विक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन है, धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन है, क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और उसके लिए आप समीकरण लिखोगे, पोटेशियम आयोडाइड प्लस Cl2 2KCl प्लस I2। दूसरी अभिक्रिया और भी लिख सकते हो इसके अंदर। दूसरी अभिक्रिया है इसके अंदर H2S प्लस Cl2, H2S प्लस Cl2 और बन गया 2HCl प्लस। अब यहाँ पे देखो कि धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो रहा है इसके अंदर। धन विद्युतीय तत्व यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इसके अंदर निष्कासन हो रहा है। अगर धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होगा तो उसे हमें कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इसका उल्टा अपचयन कहोगे आप। अपचयन किसे कहोगे, अपचयन कहोगे जिसके अंदर धन विद्युतीय तत्व का योग हो, धन विद्युतीय तत्व का योग। यहाँ पे तो हो रहा था निष्कासन हो ऑक्सीकरण में, तो और यहाँ पे क्या करोगे आप, धन विद्युतीय तत्व का योग करोगे। तो इसमें समीकरण अपने को बतानी है, जैसे आप ये बता सकते हो Cl2 प्लस Mg और बन गया MgCl2। ये धन विद्युतीय तत्व, ये Mg प्लस 2 होता है ना, इसको किस तरह, धन विद्युतीय तत्व है ये, Mg प्लस 2 धन विद्युतीय तत्व का योग होगा, ऐसी विक्रिया को अपचयन विक्रिया कहते हैं। किसके आधार पर, विद्युत धनी तत्वों के संयोग व वियोजन के आधार पर। इसके 5 स्टेप बता रहा हूं मैं अलग अलग तरह से, तो इसका अच्छा एग्जांपल यही रहेगा। अब इसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉन, अगली जो स्टेप है इलेक्ट्रॉन के संयोग व वियोजन के आधार पर। अब इलेक्ट्रॉन के अगली जो स्टेप है, इलेक्ट्रॉन के संयोग व वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अपने को समझाना है।
इलेक्ट्रॉन के योजन के आधार पर। थोड़ा लंबा टॉपिक है, ये है आसानी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि ये 5 स्टेप अगर समझ में आ गई है तो आप ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को याद करके अच्छी तरह से बता सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण किसे कहोगे आप? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण लिखा है मैंने इस साइड के अंदर, ऑक्सीकरण जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन के त्याग के अंदर आप समीकरण बता सकते हो, लिख सकते हो Na क्या करेगा? Na प्लस के अंदर और प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे सोडियम है और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बना रहे हैं? Na प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से ये लो है, ये देखो लो है, और +2 और Fe +3 और प्लस इलेक्ट्रॉन। इसमें कई बार समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लिखा है, क्या इलेक्ट्रॉन का त्याग कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कि Fe, इसका अर्थ क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हुए। अब इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया तो इलेक्ट्रॉन का त्याग तो हो ही गया। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे भी पहले 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, अब इलेक्ट्रॉन 3 त्याग दिए, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ कि नहीं हुआ? तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद में अपचयन। अपचयन किसे किसे कहोगे? कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का योग हो, संयोग हो, इसे हम क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। जैसे मान लो Cl है, Cl नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बन गया? Cl, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास में? 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 2, 8 और 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इस तरह से इलेक्ट्रॉन का योग होगा तो क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। इस तरह से, सॉरी, इस तरह से देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अगर संयोग होगा, इलेक्ट्रॉन का संयोग होगा तो Cl, यहाँ पे 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ गया, 2, 8, 8 हो गया, Cl नेगेटिव बन गया। तो इलेक्ट्रॉन का अगर योग होगा, संयोग होगा, उसे क्या कहोगे आप? अपचयन अभिक्रिया कहोगे। और भी एग्जांपल देख लो, Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है और Mg, देखो यहाँ पे क्या है? Mg के पास में इलेक्ट्रॉन कितने? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे, 2, 8, 2 होते हैं, लेकिन +2 लिखा हुआ है तो 2 और 8 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिर जोड़ दिए, और इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, 8 और 2। तो इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का योग हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का योग होगा उसे क्या कहोगे? यहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन कहोगे। इलेक्ट्रॉन का योग होगा उसे क्या कहोगे? अपचयन अभिक्रिया कहोगे। इस तरह से अपने 5 स्टेप बताइए ऑक्सीकरण और अपचयन की, तो आप इसको अच्छी तरह से याद करना। इसके बाद में आगे आता है उत्प्रेरक। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उत्प्रेरक से पहले आप उदासीनीकरण सुनो। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण का अर्थ क्या होता है? कि वे अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलाते हैं, अम्ल और क्षार मिलाते हैं तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। तो इसके अंदर है, अगर परबल अम्ल है और परबल ही क्षार को मिलाया जाता है, परबल अम्ल का HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O ये प्राप्त होता है। ध्यान देना कि पर्पल अम्ल और पर्पल क्षारक के साथ में ही उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। अगर दुर्बल है अम्ल है, यहाँ पे दुर्बल अम्ल लेते हो और प्रबल क्षार लेते हो तो क्या होगा कि इसके अंदर जो OH जो आयन है उसकी संख्या है वो संतुष्ट नहीं हो सकती। अब इसके अंदर जो मिलाते हैं तो क्या है, उसका जो pH मान है वो 7 ही रहता है और 7 क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन अब ये बता रहा हूं कि अगर ये तो दुर्बल है ये प्रबल होगा, कहने का अर्थ अम्ल अगर दुर्बल है और ये क्षारक अगर प्रबल है तो क्या होगा, इसके अंदर OH की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, संतुष्ट नहीं होगी और इसका जो pH मान है वो 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा। अगर अम्ल प्रबल है और क्षार दुर्बल है तो उसके अंदर क्या होगा, H आयनों की संख्या अधिक होगी और उसका pH मान है वो 7 से कम होगा। यानी pH 7 कब होगी, जब प्रबल अम्ल और प्रबल ही क्षारक लोगे तो pH मान इसका 7 होगा। ठीक है, तो उदासीनीकरण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक को मिलाते हैं तो लवण व जल बनता है और ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसका अच्छा एग्जांपल है NaCl प्लस NaOH और NaCl प्लस H2O। इसके बाद में आगे चलते हैं और टॉपिक आता है, बहुत अच्छा टॉपिक है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक उत्प्रेरक इसके पाठ के अंदर, इस अध्याय के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक सबसे पहले उत्प्रेरक की परिभाषा, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक का क्या अभिप्राय है। तो आप उत्प्रेरक बताओगे कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं और इसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। इस घटना को उत्प्रेरण भी बोलते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को वेग को परिवर्तित करते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, अल्प मात्रा ही होती है उत्प्रेरक की। ठीक है, और अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। तो ये थी बात है उत्प्रेरक। और आपको बता दूं कि उत्प्रेरक जैसे मान लो N2 प्लस H2 और इसमें हमने अमोनिया बढ़ाई थी पीछे, ये अभिक्रिया लिखी थी और इसके अंदर ये लोहे का चूर्ण, आयरन का जो चूर्ण है वो डाला जाता है। तो ये क्या चीज है, उत्प्रेरक है। एक हमने जो पीछे एथीन वाली जो समीकरण लिखी, एथीन से हमने किस तरह से एथेन बढ़ाया था, उसके ऊपर निकल उत्प्रेरक लिखा था। तो वो क्या है, वो क्या है, उत्प्रेरक है। इसी तरह से वनस्पति जो घी जो होता है बढ़ता है वनस्पति तेलों से, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, हाँ, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं और निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो क्या बढ़ता है, वनस्पति घी बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ये उत्प्रेरक है, ये उत्प्रेरक है और ये यहाँ पे लोहे का जो चूर्ण डाला है उत्प्रेरक है। अब ये तो बात थी उत्प्रेरक की भी। उत्प्रेरक की परिभाषा, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, स्वयं परिवर्तित रहते हैं और उत्क्रमणीय, और इसके अलावा वनस्पति तेल के अंदर का जो हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है और वनस्पति घी के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अब आती है बात अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। अवस्था के आधार पर, यहाँ पे कंफ्यूज होते हो भी, अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर इसके प्रकार, अवस्था के आधार पर इसके प्रकार पूछे तो ये दो प्रकार के हैं। एक आता है समांगी
उत्प्रेरण और दूसरा विषमांगी उत्प्रेरण। अब समांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं? समांगी। अब इसके अंदर अपने को ये बताना है, पहले समीकरण देखो, SO2 प्लस O2 SO3 और इसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड। लेकिन ध्यान देना, इसके अंदर आप साथ में अवस्था दर्शाओगे। अवस्था, अवस्था कौन सी है इसके अंदर? सल्फर डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसीय है, और ये देखो अवस्था। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद की अवस्था समान हो। देखो नाम से पता, समांगी उत्प्रेरण, ठीक है। अवस्था अगर समान है तो वो क्या कहलाएगी? वो क्या कहलाएगी? समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। इस अभिक्रिया के अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड भी है वो भी गैसीय है, ऑक्सीजन है वो भी गैसीय है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो भी गैसीय है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो भी गैसीय अवस्था के अंदर है। दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरक है। अभिकारक और उत्प्रेरक की अगर अवस्था भिन्न है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, अभिकारक ये वाला पद होता है, और उत्प्रेरक की अगर अवस्था भिन्न है तो वो क्या कहलाता है? विषमांगी। समांगी के अंदर तीनों की, अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद की अगर अवस्था समान है तो इसे समांगी उत्प्रेरण कहेंगे या उत्प्रेरक कहेंगे। अगर अभिकारक है और उत्प्रेरक की अगर अवस्था भिन्न है, ये बता सकते हो आप, जैसे N2 प्लस S2 और NH3, और इसके अंदर ये लोहे का जो चूर्ण डाला गया है वो ठोस अवस्था में है। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अब अवस्था इसकी क्या हो गई? भिन्न हो गई। किसकी? अभिकारक की और उत्प्रेरक की। अभिकारक और उत्प्रेरक की अगर अवस्था भिन्न है तो इसे क्या कहेंगे? विषमांगी उत्प्रेरण कहेंगे। तो अपना अच्छा टॉपिक चल रहा था, पहले बताया है। अब उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दे, स्वयं अपरिवर्तित रहे। फिर हमने उत्प्रेरक के एग्जाम्पल दिए हैं, ये दो एग्जाम्पल बताए। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार बताए, समांगी और विषमांगी। फिर दोनों की एक एक समीकरण लिख करके इसको बताया है। समीकरण को आप लिख के अच्छी तरह से याद करोगे। ये थी अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। अब क्रिया के आधार पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आधार पर उत्प्रेरक के जो प्रकार है वो अगली बार पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।